हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 12 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और इस क्लास में भी हम मेडिवल इंडिया को ही कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं, कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। कल आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर मैंने आपको बाय मिस्टेक गलत बता दिया था। वो आपका गुरु तेग बहादुर नहीं थे, वो गुरु आपके जो थे गुरु हरगोबिंद थे, जिन्हें की सच्चा बादशाह कहा जाता था। तो ये आप माइनर करेक्शन कर लीजिएगा। माइनर तो क्या है, इट वॉज अ ब्लंडर। प्रॉब्लम ये हुई कि जहां से ये कंपाइल किया गया वहां पे आंसर गलत दे रखा था। और मजेदार बात ये थी कि इतना डिटेल में गलत आंसर दे रखा था जितने डिटेल में कि सही आंसर भी नहीं दिया होता। तो मेरी भी ये नजर में नहीं आया, तो मेरी भी नजर से निकल गया, तो फिर मैंने भी आपको ये गलत आंसर बता दिया। तो एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, प्लीज रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। आंसर है आपका गुरु हरगोबिंद, जिन्हें की सच्चा बादशाह कहा जाता था। ओके। और एक और प्रॉब्लम कई स्टूडेंट ने रेज की कि वो कह रहे थे कि अहमद शाह इन्वेडेड इंडिया 8 टाइम्स। नहीं, ये सही नहीं है। आप ब्रिटानिका वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। अहमद शाह ने 9 टाइम्स ही इन्वेड किया था इंडिया को। सो दैट आंसर वाज करेक्ट। उस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, आई होप सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भक्त तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर। भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम समकालीन थे आपके जहांगीर के। तो जहांगीर का जो आपका रेंज चला था 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। और जो तुकाराम जो थे उनका बर्थ हुआ था या तो 1598 या 1608। यहां थोड़ा स्कॉलर्स के अंदर भी एक चलता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि किस साल में ये एक्चुअली इनका बर्थ हुआ था। तो अपने भी कह नहीं सकते कौन से साल में, तो इन दोनों में से किसी एक साल में इनका बर्थ हुआ था। और डेथ इनकी 1649 या 1650 के अंदर हुई थी। तो ये जहांगीर के रेन के साथ इनका फिर कोइंसाइड करता है इनका टाइम भी। शाहजहां इन ऑप्शंस में नहीं था, तो वरना तो कंफ्यूजन हो जाता अपने भी। तो ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए गए कि शाहजहां दिया ही नहीं, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फिर जहांगीर हो जाएगा। ओके। चांद बीबी, द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग टू विच किंगडम। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका लिखेंगे चांद बीबी का संबंध किस साम्राज्य से था? तो वो आपका था ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर से। तो चांद बीबी, जिन्हें कि हम चांद खातून या चांद सुल्ताना भी कहते हैं, ये इंडियन मुस्लिम वुमेन वॉरियर थी। और ये रीजेंट का काम किया इन्होंने बीजापुर और अहमदनगर के अंदर। और इनको सबसे ज्यादा इनको जाना जाता है अहमदनगर को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस ऑफ एम्परर अकबर। तो किसकी मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट डिफेंड किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्परर अकबर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। द मुगल फरमान ऑफ फ्री ट्रेड इन बंगाल वॉज ग्रांटेड टू द इंग्लिश इन। अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का मुगल फरमान कब जारी किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1717 के अंदर, 1717 के अंदर, ठीक है। तो सर थॉमस रो आए थे, आपको पता है 1615 के अंदर। किसके काल में आए थे, किसके कोर्ट में आए थे? वो था जहांगीर के। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन आ गया था एग्जाम के अंदर और भले भले रो दिए थे सर थॉमस रो के पीछे। तो ये 1615 के अंदर इन्होंने राइट्स ले लिए थे कि एस्टेब्लिश करनी थी एक फैक्ट्री सूरत के अंदर। ओवर द ईयर्स क्या हुआ, इनके ट्रेडिंग ऑपरेशंस काफी एक्सपैंड हुए। लेकिन 1717 के अंदर ही, मतलब एक सेंचुरी बाद ही इनको राइट्स ये मिले, ये फरमान जारी किया। किसने जारी किया? फारूकशियार ने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है बंगाल के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसने ये फरमान जारी किया था? तो ये जारी किया था फारूकशियार ने। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट सिख स्टेट वॉज। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे आपके महाराजा रणजीत सिंह जी। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने ये 19th सेंचुरी के अंदर इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। ये पंजाब रीजन के अंदर ये था। और इन्होंने ये कई सारी जो ये इंडिपेंडेंट सिख जो मिसल्स थी, ऑटोनॉमस सिख मिसल्स थी, इनको ये एक साथ एकजुट करके ये जो इंडिपेंडेंट सिख स्टेट इन्होंने एस्टेब्लिश की ऑन द फाउंडेशंस ऑफ द खालसा। ये खालसा जो पंथ है उसके फाउंडेशन पे इसको ये बनाया था इन्होंने। और ये मिसल क्या है जो मैंने ये वर्ड यूज लिया, तो मिसल ये सॉवरेन सिख जो कॉन्फिडरेसी है, इनके लिए यूज लिया जाता है। ये 18th 19th सेंचुरी में पंजाब रीजन के अंदर ये उभर के सामने आई थी। और इट इज साइटेड एज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। ये नादिर शाह के इन्वेजन के नादिर शाह के इन्वेजन से पहले। तो ये कल एक क्वेश्चन भी आया था कि ये क्या डाउनफॉल का रीजन रहा था, जिसमें बताया भी था कि कई सारे ये
जो ट्राइब्स थी, सिख्स, जाट्स, राजपूत, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था मुगल्स के अगेंस्ट, तो ये डाउनफॉल का रीजन रहा था। ये आपको ध्यान है कल का क्वेश्चन, तो ये भी आज भी फिर रीट्रेट कर दिया मैंने इसको। नेक्स्ट, whose permission was solicited by Albuquerque, the Portuguese governor, to build a fort at भटकल। भाई एक तो ये नेम्स प्रोनाउंस करने में भी बहुत दिक्कत होती है, चलिए हिंदी में पढ़ के देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, ओके, अल्बुकर्क के द्वारा भटकल में एक किले का निर्माण करने के लिए किससे अनुमति मांगी गई थी? तो ये अनुमति आपको ध्यान है, कल मैंने क्वेश्चन करवाया था कि किस राजा के पोर्चुगीज से अच्छे संबंध थे, तो इसका आंसर क्या था आपको याद होगा, वो था आपका कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर भी आपका है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कृष्णदेव राय ये थे, इनके टाइम में आपको ध्यान है ये विजयनगर एम्पायर के ये सॉरी विजयनगर एम्पायर के ये राजा थे, और विजयनगर एम्पायर ने अपना जेनिथ इनके टाइम पे ही देखा, अपना पीक इनके टाइम पे ही देखा, तो इन्होंने ये फोर्ट अलाउ किया बिल्ड करना 1510 के अंदर भटकल के अंदर, ठीक है। The largest standing army of the Sultanate, directly paid by the state, was created by। सल्तनत की सबसे बड़ी सेना जिसका प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता था, किसके द्वारा खड़ी की गई थी? तो वो आपकी खड़ी की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने जो दिल्ली सल्तनत थी, इसमें क्या अफगान इन्वेजन और ये काफी हो जाते थे, या मंगोल के भी हो जाते थे, मतलब ये काफी ओपन रहता था ये फ्रंट, इस साइड से आपके वेस्ट से काफी इन्वेजन का प्रॉब्लम रहती थी, तो इसलिए इनको ये लार्ज आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी। तो इसी लार्ज आर्मी की मदद से ये अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को 2 बार कई मतलब कि खदेड़ा था सक्सेसफुली। तो ये इसका रीजन था क्योंकि इसके पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, और इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए कल भी मैंने बताया था इसने प्राइस रेगुलेशन किया था, यही रीजन था प्राइस रेगुलेशन, ताकि ये लार्ज स्टैंडिंग आर्मी कम खर्चे पे ये मेंटेन कर सके। तो इसके लिए इसने क्या किया, जो भी ये ग्रांट्स पिछले सुल्तान्स देते थे उनको वापस ले लिया, प्राइस कंट्रोल्स लेके आया, मार्केट रेगुलेशन किया है, और ये सारे रिफॉर्म्स लेके आया ताकि ये आर्मी को, इतनी सारी लार्ज आर्मी को मेंटेन कर सके एफिशिएंटली। ओके, नेक्स्ट, हु वर द मोपलास। मोपला कौन थे? तो मोपला आपके थे डिसेंडेंट्स ऑफ अरब ट्रेडर्स, ऑप्शन नंबर सी, अरब व्यापारियों के वंशज। ये मोपला आपने ज्यादातर केरला के अंदर मिलेंगे। ये क्या केरला के जो स्पाइस ट्रेडर्स जो आए थे वहां से अरब से, उनकी ये डिसेंडेंट्स है, और ये जो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट से पहले ही यहां पे आ गए थे। मोपलास के बारे में अपने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, ये मोपला या मालाबार रेबिलियन क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे हम, वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आएगा, अभी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्न में से किस राजपूत शासक ने पहली बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो नहीं, इसका आंसर पृथ्वीराज थर्ड नहीं है, इसका आंसर आपका है बाघेल भीम। ठीक है, ये आपका बैटल कौन सा हुआ था? बैटल हुआ था आपका कायादरा के अंदर गुजरात में 1178 के अंदर, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार झेलनी पड़ी थी। उस टाइम गुजरात का रूलर था भीमदेव सोलंकी सेकंड, लेकिन भीमदेव उस टाइम काफी छोटी एज का था, तो मोस्ट प्रोबेबली आर्मी को कमांड किया था भीमदेव की एव की मदर नायकी देवी ने, और इसके अंदर मतलब काफी ज्यादा इसको लॉस हुआ था मोहम्मद गौरी को। तो इसके बाद से फिर इसने अपनी स्ट्रेटेजी इंडिया में चेंज की थी, और ये कायादरा कहां पे? माउंट आबू के पास में है। ओके, नेक्स्ट, विच सुल्तान हैड अ डिस्प्यूट विद सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ किस सुल्तान का विवाद था? तो वो आपका था ग्यासुद्दीन तुगलक। मैंने आपको शायद कल भी बताया था, हुन्स दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। तो ये चीज जो अपने थे निजामुद्दीन औलिया जी, उन्होंने ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। ग्यासुद्दीन तुगलक था, आपको पता है, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर। तो इसने एक रॉकी साइट तुगलकाबाद में चूज की कि वहां पे ये तुगलकाबाद फोर्ट बना सके, क्योंकि वो वहां पे डिफेंड आसानी से किया जा सकता था। ये 4 सालों के अंदर बिल्ड किया गया, लेकिन पूरी तरीके से कभी पॉपुलेट हुआ ही नहीं, और 15 सालों में इसे अबेंडन कर दिया गया। तो इस कंस्ट्रक्शन के दौरान कहा जाता है कि इनके आपस में डिस्प्यूट हुआ था। कई सारे फोकलोर्स चलते हैं इसके बारे में, तो उनमें हम नहीं जाएंगे। तो ये हुन्स दिल्ली दूरस्थ भी उनमें से एक फोकलोर ही है, बट एनीवे आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन एट कालानौर। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र कितनी थी? तो वो थी, आप सभी को पता होगा, 13 साल।
तो क्या 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद क्या अकबर का कोरोनेशन किया गया था, ठीक है, कालन और पंजाब के अंदर। और आपको ध्यान है अकबर के रीजेंट की तरह किसने काम किया था जब अकबर छोटा सा, तो ही वॉज बैरम खान। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अकबर का रीजेंट कौन था, बैरम खान। ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द फेमस रोमांटिक स्टोरी ऑफ मैरिज ऑफ संयोगिता द डॉटर ऑफ गढ़वाल किंग जयचंद्र विद चौहान किंग पृथ्वीराज इज डिस्क्राइब्ड इन। ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ये काम, ये सारा डिस्क्रिप्शन आपका हुआ था पृथ्वीराज रासो के अंदर, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रवरदाई ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ये सारा डिस्क्रिप्शन है पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन ये क्या है, आधे हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, आधी इमेजिनेशन है इसके अंदर, आधी किंवदंतियां से इसके अंदर चली हुई है। तो इसको आप रिलायबल हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं मान सकते हैं पृथ्वीराज रासो को। ओके, नेक्स्ट, कुतुब मीनार एज वी फाइंड एट प्रेजेंट वॉज फाइनली रीबिल्ट बाय। कुतुब मीनार जिसका वर्तमान में जो स्वरूप है उसका अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो आपका करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये हुआ क्या था, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उसके ऊपर बिजली गिरी थी 1369 में, तो उसको डैमेज हुआ था। तो इसके मीनार की टॉप मोस्ट स्टोरी इसको रीबिल्ड फिर फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था, और इसने एक और स्टोरी भी ऐड करवा दी थी उसके अंदर, वो इजीली आपके डिस्टिंग्विशेबल भी है। बाद में अर्थक्वेक्स भी आए थे तो उसके अंदर थोड़ा फ्लोर फ्लार और रिपेयर करवाया था सिकंदर लोदी ने, बट इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट। ये मेजर जो रीबिल्ड जो करवाया था, जो आप देख सकते हैं, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। ऐसे तो बाद में उसके बाद भी एक अर्थक्वेक आया था, तो स्मिथ ने एक फिर पेवेलियन भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, जिसे कि स्मिथ्स फॉली कहा जाता है, और उसको बाद में हटा भी दिया गया था क्योंकि हमारी काफी हेरिटेज को इसने फिर खराब ही किया था। तो वो नहीं, फिर आपका मेन आपका आंसर रहेगा इसमें फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सिकंदर लोदी के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कोई कहेगा कि सिकंदर लोदी ने फाइनली वो फ्लोर और की मरम्मत कराई थी, तो नहीं, मेनली इसी ने रीबिल्ड कराया था, एक नई स्टोरी भी ऐड की थी। ओके, नेक्स्ट, विच बैटल लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विजयनगर एम्पायर बाय द कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं द्वारा विजयनगर साम्राज्य को नष्ट करने के लिए कौन सी लड़ाई हुई थी, तो अपने पता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था। ये एंग्लो मैसूर वॉर्स आपको पता है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में हुए थे, तो आपका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ तालीकोटा, ऑप्शन नंबर सी। बैटल ऑफ तालीकोटा ये 1565 में लड़ा गया था। ये वाटरशेड बैटल था जो कि विजयनगर एम्पायर और जो डेक्कन सल्तनत थी, इनके जो कंबाइंड अलायंस के बीच के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो राम राय था, सन इन लॉ ऑफ एम्परर कृष्णदेव राय, इसकी ये डिसाइसिवली इसके अंदर हार हो गई थी। ये इसके बाद विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था। राम राय वॉज कैप्चर्ड एंड ही वॉज बीहेडेड इस बैटल के बाद। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय पीर इन द सूफी ट्रेडिशन। सूफी परंपरा में पीर शब्द का अर्थ क्या है, तो ए द सुप्रीम गॉड, सर्वोच्च ईश्वर, या द गुरु ऑफ द सूफीज, सूफियों का गुरु, सी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सूफी सेंट्स, सूफी संतों में सबसे महान संत, या डी द ऑर्थोडॉक्स टीचर हु कंटेस्ट द सूफी बिलीव्स, वह रूढ़िवादी गुरु जो सूफी मान्यताओं को चुनौती देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका द गुरु ऑफ द सूफीज, सूफियों का गुरु, ऑप्शन नंबर बी। चाहे आप पीर कह दीजिए, चाहे आप हजरत कह दीजिए, चाहे आप शेख कह दीजिए, इनका मतलब एक ही है कि ओल्ड मैन या एल्डरली मैन, एक इज्जत का ये एक तरह से एक टाइटल है, और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट होता है ये एज अ सेंट। ओके, तो सूफी जो में ये पीर का रोल होता है, जो ये यंग डिसाइपल्स होते हैं उसे सूफी के जो रास्ता है सूफियाना, उसके ऊपर गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना। और ये कैसे करते हैं, ये जो लेसन्स देते हैं जिन्हें कहते हैं सुहबास, इसके द्वारा और इंडिविजुअल गाइडेंस के द्वारा ये उस पाथ पे इन्हें गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसको सुभाष पढ़ना, सुभाष मत पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वर मान्यम्स। विजयनगर प्रशासन में मान्यम क्या होते थे, ए टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू द टेम्पल्स, मंदिरों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, बी विलेज असेंबलीज, ग्राम सभाएं, सी
टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू अयागार्स, अयागारों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि, या डी असेंबलीज ऑफ टेरिटोरियल डिविजन्स दैट वर लार्जर देन द विलेजेस, गांवों से बड़े प्रादेशिक खंडों की सभाएं। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू द आयगर्स। तो आयगर सिस्टम के अंदर क्या था कि ये 12 मेंबर का एक ग्रुप ये कंस्टिट्यूट करते थे, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, ताकि ये विलेज लेवल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसे एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। ये ऑफिशियल्स कहलाते थे आयगर्स, और इनका काम क्या होता था, ये जो विलेज के अंदर जो भी ये सेल और परचेज ऑफ लैंड है उसको ये ओवरलुक करते थे, और इनको जो सर्विसेज होती थी इसके बदले में क्या करते थे, इनको एक जो जमीन का हिस्सा या प्लॉट का हिस्सा देते थे, ये टैक्स फ्री हिस्सा दे देते थे, टैक्स फ्री होता था, ठीक है। और ये हेरिडिटरी होता था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये हेरिडिटरी प्रोफेशन था। ओके, नेक्स्ट, इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर ऑफ लर्निंग एट, इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहां स्थापित किया था, तो वो उसने स्थापित किया था आपके पटना के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, दिल्ली ग्रेजुअली बिकेम द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर इन द ईस्ट, ठीक है। और इसने एस्टैब्लिश किया एक पटना के अंदर अजीमाबाद के अंदर ये सेंटर को। ओके, नेक्स्ट, द चालीसा और द ग्रुप ऑफ 40 वॉज द निक नेम ऑफ, चालीसा या 40 लोगों का समूह किसका उपनाम था? ए, पर्सन्स हु कलेक्टेड टैक्स, कर वसूलने वाले लोग, बी, क्लास ऑफ विलेज हेडमैन, ग्राम प्रधान का वर्ग, सी, टर्किश नोबिलिटी क्रिएटेड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई तुर्की कुलीनता, या डी, ऑफिसर्स हु वर चीफ्स ऑफ मर्चेंडाइज, वे अधिकारी जो व्यापार के प्रमुख होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टर्किश नोबिलिटी क्रिएटेड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई तुर्की कुलीनता। तो इसके अंदर इसको अपने कॉर्प्स ऑफ 40 कह दीजिए, चालीसा कह दीजिए, या अमीर चहलगानी कह दीजिए, इसके अंदर 40 टर्किश और बाद में नॉन टर्किश भी नॉबल्स भी इसके अंदर रखे गए थे दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इल्तुतमिश को ऐसा लगा कि इसके जो पहले के जो नॉबल्स थे वो क्या पता इसके अगेंस्ट रिबेल कर जाएं। तो इसके लिए फिर इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसको कंस्टिट्यूट किया, अपने जो सबसे जो लॉयल सर्वेंट्स थे उनके ये एक कॉर्प्स इसने कंस्टिट्यूट कर दिया। लेकिन बाद में क्या प्रॉब्लम होने लग गई कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया इल्तुतमिश के बाद, तो ये रजिया सुल्तान और के टाइम इन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की, ठीक है। तो ये कई बार तो क्या सुल्तान जब नहीं होता था तो उसके सक्सेशन में ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करने लग गए थे। तो फिर इसी के थ्रू ये बलबन भी राजा इसका ही मेंबर था और इसी के थ्रू ये बलबन बना था, लेकिन बलबन ने ये रियलाइज किया कि ये आगे चल के न्यूसेंस हो सकती है, तो बलबन ने फिर इसकी पावर को खत्म कर दिया और फिर क्राउन की जो पावर है उसको रीएस्टैब्लिश किया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ए, बाबर वर्सेस संग्राम सिंह, बी, शेरशाह वर्सेस हुमायूं, सी, चंगेज खान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, या डी, अकबर वर्सेस हेमू। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान होगा, कल भी मैंने बताया था चंगेज खान किसके टाइम में आया था, तो वो आया था आपके इल्तुतमिश के टाइम में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके अंदर चंगेज खान आपको ध्यान है, जैसे मैंने बताया ये आया था इल्तुतमिश के पीरियड के अंदर, और ये बाबर ने संग्राम सिंह, जिसे कि राणा सांगा भी कहते हैं, बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 के अंदर, तब लड़ाई की थी। हुमायूं और शेरशाह की थी बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं 1539 के अंदर, और अकबर और हेमू की हुई थी इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। तो बाकी तीन ऑप्शंस करेक्ट थे, ये गलत था। नेक्स्ट, Iltutmish followed the policy of neutrality when Mangabarni asked for help against the Mongols because, तो जब मंगबरनी ने मंगोलों के विरुद्ध ये सहायता मांगी तब इल्तुतमिश ने ये न्यूट्रल रहने का क्यों डिसीजन लिया था? A, he did not want to drag his infant kingdom into Central Asian politics, वह अपने अभी अभी बने साम्राज्य को मध्य एशियाई राजनीति में उलझाना नहीं चाहता था। B, he was not strong enough to help him, वह इतना मजबूत नहीं था कि उसकी सहायता कर सके। सी, ही डिड नॉट लाइक मंगाबरनी, वह मंगाबरनी को पसंद नहीं करता था। या डी, ही वॉज स्केर्ड ऑफ मंगोल्स, वह मंगोलों से भयभीत था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
ही डिड नॉट वांट टू ड्रैग हिज इन्फेंट किंगडम इनटू सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स। बात ये थी भाई, उसका अभी अभी साम्राज्य बना था, वो खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, और उसी टाइम इसी अगर पंगे में वो फंस जाता तो वो खुद को फिर एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, उसमें प्रॉब्लम आती। तो उसने ये सोचा कि इट्स वाइस कि भाई इस पंगे में फंसो ही मत। तो ये क्या था, चंगेज खान, जिसका कि तैमूजिन जो नाम था, ये मंगोल्स का लीडर था। इसने क्या अपने सेंट्रल एशिया का इन्वेजन स्टार्ट किया और इसने ये जलाउद्दीन मंगाबरनी को हरा दिया, जो कि रूलर था कवारिज्म का। तो मंगाबरनी फिर इंडस क्रॉस करके यहां पे आया और इल्तुतमिश से इसने असाइलम मांगा। इल्तुतमिश ने मना कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ फेलियर बिकॉज, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था क्योंकि ही वॉज मैड, वह पागल था। ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टेट्समैन, वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ही ट्रांसफर द कैपिटल सिटी, उसने राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। या डी, ही वेज्ड वॉर विद चाइना, उसने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टेट्समैन। देखिए, आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ मत चले जाना पागल बादशाह सुन के, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ही वॉज अ फिलोसोफर, तो फिलोसोफर्स आर नॉट प्रैक्टिकल स्टेट्समैन। फिलोसोफर्स जो होते हैं वो ज्यादा बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं हो सकते, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। तो इसने क्या बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए दिल्ली सल्तनत में, और कई सारे जो थे वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे, बहुत ही मायोपिक डिसीजंस थे। जैसे कि क्या किया इसने, ये डिसीजन किया कॉपर करेंसी इसने जारी की क्योंकि सिल्वर की कमी होगी। ठीक है, कॉपर करेंसी हुई, फिर बाद में कॉपर करेंसी को वापस लिया कि इस कॉपर करेंसी को क्या कहा कि वो उसी वैल्यू की होगी जिस वैल्यू की सिल्वर और ये करेंसीज थी। फिर बाद में कहा कि ठीक है, कॉपर करेंसी को आप सिल्वर करेंसी गोल्ड करेंसी के बदले में एक्सचेंज करा लीजिए। कितना ज्यादा आपको लॉस हो गया, बहुत बुरा हाल हुआ। फिर इसने दौलताबाद में कैपिटल मूव की। ठीक है, दौलताबाद में कहा कि लोगों के साथ चलिए हम दौलताबाद में चलते हैं, सब लोगों को वहां मूव करने का कह दिया। दौलताबाद में फिर कुछ टाइम बाद देखा वहां पे वाटर का प्रॉपर सप्लाई नहीं थी, तो अब वापस जाने का कह दिया। ठीक है, फिर द्वाब रीजन के अंदर इसने हैवी टैक्सेशन लगाया, उस साल वो पता चला कि अकाल पड़ गया। तो मतलब कि इसके डिसीजंस कोई भी सही नहीं पड़ रहे थे, तो ये प्रैक्टिकल नहीं थे, बहुत ही मायोपिक डिसीजंस थे, और भी इसने कई सारे गलत डिसीजंस लिए थे। तो इन डिसीजंस की वजह से ये एक सक्सेसफुल राजा नहीं रहा। दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड द वाइज फूल। विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पे प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो आपका था जहांगीर। नहीं, औरंगजेब नहीं था। औरंगजेब आप सोचें कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ था तो इसने कर दिया, और नहीं, ये जहांगीर ने किया था। तो क्या था कि टोबैको पहले तो क्या कुलीन लोग इस 17th सेंचुरी के अंदर यूज लेते थे, लेकिन बाद में इस 16th सेंचुरी के बाद से बहुत ही वाइड स्प्रेड यूज होने लग गया इसका, टोबैको का, कॉमन पीपल में भी। तो जहांगीर को ये फिर एक फरमान जारी करना पड़ा जिसने कि ये फॉरबिड किया कि स्मोकिंग लोगों को, ताकि उनकी हेल्थ जो है लोगों की उसको ये प्रोटेक्ट कर सके। Which of the following मुगल emperors is credited with the composition of हिंदी songs? निम्न में से किस मुगल शासक को हिंदी गीतों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तो जहांगीर जो है इसने भी अपने पिता अकबर की तरह एक कीन इंटरेस्ट दिखाया म्यूजिक के अंदर, और इसने कंपोज किए कई सारे सॉन्ग्स जो कि बहुत ही सुरीले भी थे हिंदी के अंदर। ओके, नेक्स्ट, द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अकबर वॉज, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो नहीं, अबुल फजल नहीं है आपका। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना, ये जिन्हें हम रहीम जी के नाम से भी जानते हैं, तो ये पोएट थे जो मुगल एम्परर जो अकबर है उसके दरबार में थे। तो ये नवरत्नों में से एक थे, और रहीम जी के हम दोहे, जैसा मैंने बताया, हम सब ने पढ़े हैं। ये दोहों के लिए जाने जाते हैं, और अपनी बुक जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इन्होंने लिखी उसके बारे में जाना जाते हैं। रहीम जी की अच्छी दोस्ती किसके साथ थी? तुलसीदास जी के साथ थी। तुलसीदास जी ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? रामायण का अवधि के अंदर जो वर्जन है वो रामचरितमानस कहलाता है। इसके जो ट्रांसलेशन और के अंदर हेल्प रहीम जी ने तुलसीदास जी की भी थी। तो इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी आपस में। द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अकाल तख्त का निर्माण किया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा, जो इनके छठे गुरु थे। चिंता मत करिए, इस बार मैं वेरीफाई करके लाया हूं, इस बार गलत नहीं होएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद जो 6th गुरु थे, ये 11 साल की उम्र में ही गुरु बन गए थे, क्योंकि इनके जो पिता थे गुरु अर्जन,
उनको जहांगीर ने मरवा दिया था और इन्होंने ही अकाल तख्त की फिर फाउंड किया था अकाल तख्त को। ठीक है, नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकेरा ऑफ मुल्तान बिलोंग्ड टू। शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस संप्रदाय से था, किस ऑर्डर से था? तो ये आपका था सुहरावर्दी ऑर्डर। हम सब ने तो क्या चिश्ती ऑर्डर ही सुना होता है, तो अपने क्या फैमिलियर लगे तो चिश्ती ऑर्डर लगा दे, तो नहीं, चिश्ती ऑर्डर नहीं, सुहरावर्दी ऑर्डर। चिश्ती ऑर्डर को फाउंड किसने किया था? अपने जो साउथ एशिया जो है इस रीजन के अंदर, तो वो आपको ध्यान है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी की दरगाह है आपके अजमेर के अंदर। ठीक है, सुहरावर्दी ऑर्डर को यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर फाउंड किया था इन्होंने बहाउद्दीन जकारिया, जो कि एक सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर और सूफी सेंट थे और पोइट भी थे। ओके, नेक्स्ट, हुमायूं हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। किस लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था? तो वो थी आपकी बैटल ऑफ कन्नौज। ओके, तो शेरशाह ने इस बैटल में हुमायूं को हरा दिया था 1540 के अंदर। तो आप ईयर भी आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ कन्नौज कब फॉट किया गया था? देन द ईयर वाज 1540। किसके अगेंस्ट? शेरशाह सूरी के अगेंस्ट। ये हर कोई बता देगा, लेकिन ईयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फिर सूरी डायनेस्टी से शेरशाह सूरी ने एस्टेब्लिश की थी। ओके, तो ये बैटल ऑफ कन्नौज की जगह ये चौसा भी आ सकता है, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस पे टिक लगा देना, कहीं आप कन्नौज ढूंढते रह जाएं या चौसा ध्यान हो तो चौसा ढूंढते रह जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठास बिगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मुगलों तथा मराठों के बीच संघर्षों की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो आपके हुई थी औरंगजेब के शासनकाल में। तो ये मुगल मराठा वॉर्स ये स्टार्ट हो गए थे, ये मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी से कह देते हैं। 1680 से लेकर 1707 के बीच में ये फाइट किए गए थे कई सारे वॉर्स। ये स्टार्ट इसलिए हुए थे क्योंकि औरंगजेब ने इन्वेड कर दिया था मराठा एनक्लेव को बीजापुर में, जिसके कि छत्रपति शिवाजी ने एस्टेब्लिश किया था। तो तब से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट, रास तरंगिनी रिटन बाय कल्हन डिस्क्राइब्स द किंग्स ऑफ। कल्हन के द्वारा रास तरंगिनी किसके शासकों का वर्णन करती है? तो वो आपके कश्मीर के शासकों का वर्णन करती है रास तरंगिनी। ठीक है, ये 1148 या 1149 के अंदर संस्कृत में ये लिखी थी रास तरंगिनी कल्हन ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट अमुक्त माल्यादा। अमुक्त माल्यादा के रचयिता निम्न में से कौन है? तो अमुक्त माल्यादा के रचयिता आपके हैं महाराज कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय आपको ध्यान है विजयनगर अंपायर के राजा थे 1509 टू 1530। आपको ध्यान होगा ये बाबर के कंटेम्परेरी हैं। ये थर्ड रूलर थे तुलुवा डायनेस्टी के, और इन्होंने विजयनगर एम्पायर को मैंने जैसे बताया था प्रिसाइड किया था एट इट्स जेनिथ। ओके, ये चीज भी आप याद रखेंगे। Which one of the following monuments in Delhi is included as World Heritage Site? दिल्ली के निम्न में से किस स्मारक को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो ये आपका है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। रेड फोर्ट, हुमायूंस टूम्ब और कुतुब मीनार। रेड फोर्ट को किया गया 2007 में, हुमायूं टूम्ब की गई 1993 में और कुतुब मीनार की गई 1993 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following works of Amir Khusro deals with the military expeditions of Alauddin Khilji? अमीर खुसरो की निम्न में से कौन सी कृति अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित है? तो यह है आपकी खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, खजाइन उल फतू। तो खुसरो ने ये अमीर खुसरो ने लिखी ये खजाइन उल फतू। इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के कंस्ट्रक्शन वर्क, वॉर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ये अकाउंट इसके अंदर है, और इसका कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र की जो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया उसके बारे में इसका जिक्र है, खुसरो ने किया है इसके अंदर। और मिफ्ताह उल फतू, इसके अंदर ये जलाउद्दीन जो खिलजी हैं उनके जो अकाउंट्स हैं उसके बारे में ये लिखा गया है। और नूस सिपर जो है इसका डिस्क्रिप्शन है इवेंट्स ऑफ मुबारक शाह खिलजी, उसके रेन के बारे में इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो कल शायद क्वेश्चन भी आया था
कि 5 जो किंग्स जो सुल्तान से दिल्ली सल्तनत के, उनके बारे में उनके अकाउंट्स का इसमें जिक्र किया है अमीर खुसरो ने, तो उनमें से कौन सा एक नहीं था, तो आंसर आपका आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान होगा आपको ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन द ईयर। तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी आपके, देखिए 1191 में तो आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी, ये चीज ध्यान रखिए। तो सेकंड हुई थी आपकी 1192 के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड ये 1193 के अंदर कौन सी हुई थी? ये बैटल ऑफ चंदावार हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद हुआ था, ठीक है। और ये बैटल ऑफ रणथंभौर के टाइम तक ये मोहम्मद गौरी जा चुका था यहां से, तो ये इसकी जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर को कॉन्कर किया था, ये 1195 के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन औरंगाबाद? निम्न में से कौन सा औरंगाबाद में स्थित है? तो औरंगाबाद में आपका स्थित है टूम्ब ऑफ औरंगजेब्स क्वीन, औरंगजेब की रानी का मकबरा, जिसे कि हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं, ये वहां पे स्थित है। तो ये क्या है कि बीबी का मकबरा बनाया था औरंगजेब ने 1660 में, इसका ऑर्डर दिया था कि ये बन जाए, क्योंकि इसकी जो वाइफ थी दिलरास बानो बेगम, ये इसकी फर्स्ट वाइफ थी और इसकी चीफ वाइफ थी, जिन्हें कि पोस्थ्यूमसली ये भी कहा जाता है राबिया उद दौरानी, ये पोस्थ्यूमस इनका नेम था। तो ये इनकी जो याद में औरंगजेब ने बनवाया था ये बीबी का मकबरा, और ये ताजमहल की बहुत ही बेकार कॉपी भी कही जाती है इसे, इट्स इन औरंगाबाद। तो ये भी याद रखिएगा, ताजमहल की ये जो कॉपी किसको कहा जाता है? तो ये बीबी का मकबरा, जो कि स्थित है आपका औरंगाबाद के अंदर। नेक्स्ट, फेमस बैटल ऑफ तालिकोटा वॉज फॉट इन। तालिकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये लड़ा गया था 1565 के अंदर, ठीक है। बैटल ऑफ तालिकोटा ये मैंने बताया था, राम राय को कैप्चर करके बिहेड कर दिया गया था। राम राय वॉज सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेव राय, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर ऑफ द ग्रेन मार्केट बाय अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट कंट्रोल मेजर्स? बाजार नियंत्रण उपायों को लागू करने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अनाज बाजार का नियंत्रक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो वो आपका था मलिक काबुल, ठीक है, मलिक काबुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? तो औरंगजेब की डेथ हुई थी आपके अहमदनगर के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अहमदनगर के अंदर 1707 एट द एज ऑफ 88, काफी ओल्ड एज में डेथ हुई थी, ठीक है। और 1707 का आपको ध्यान होगा, जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थे वो एंड हुए थे, तो औरंगजेब की डेथ के साथ ही वो एंड हुए थे। तो मॉडेस्ट ओपन एयर ग्रेव है इसकी औरंगजेब की, कहां पे है? अहमदनगर के अंदर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही? निम्न में से किसने दीन इलाही अपनाया था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल या राजा मान सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बीरबल। तो दीन इलाही, जिसे कि डिवाइन फेथ कहते हैं, ये सिंक्रेटिक रिलीजन था जिसे अकबर ने फाउंड किया था। कब किया था? 1582 के अंदर। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। इसकी ये इंटेंशन थी कि जो भी मेजर जो रिलीजन है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनको ये मर्ज करे, ताकि जो भी ये रिलीजियस डिफरेंसेस हैं जो कि इसके जो प्रजा के लोगों के बीच में, वो खत्म हो सकें। तो बीरबल जो था ये इनका हिंदू एडवाइजर और मेन कमांडर था आर्मी का, ये अकबर की, और ये नवरत्नों में से एक था, एंड ही वाज द ओनली हिंदू टू अडॉप्ट दीन इलाही, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ओनली हिंदू टू अडॉप्ट दीन इलाही, तो बाकी लोगों का दे दे जिन्होंने दीन इलाही अडॉप्ट किया था, तो वो नहीं, तो ओनली हिंदू कौन थे? ही वॉज बीरबल। विच सुल्तान रिसीव्ड अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम द कैलिफ? किस सुल्तान को खलीफा के द्वारा सम्मान का जामा प्राप्त हुआ था? तो ये था सम्मान का जामा, ध्यान रखिएगा, इसे पजामा ना सुन लेना, ठीक है, ठीक है। तो अपना इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश को ये रिसीव हुआ था ये रोब ऑफ ऑनर, और इससे क्या होता है, इल्तुतमिश की जो अथॉरिटी थी ये काफी स्ट्रेंथन हो गई थी, और इसका स्टेटस है ये काफी ऊंचा हो गया था मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। तो ये इल्तुतमिश को मिला था ये कंफर्मेशन का रूप, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 5 separate sultanates arose in the Deccan after the breakup of the Bahmani Empire. Which of the following was not one of them? बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद
डेक्कन के अंदर 5 अलग अलग सल्तनत उभरे, निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खांडेश। ये 1518 के अंदर बहमनी सल्तनत ये ब्रेक हो गई थी 5 स्टेट्स के अंदर। वो स्टेट्स कौन कौन सी थी आप याद रखिए, लीजिएगा ये नाम, अहमदनगर, गोलकोंडा या हैदराबाद, बिदर, बेरड़ और बीजापुर। तो इन्हें कलेक्टिवली कहते थे डेक्कन सल्तनत्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कलेक्टिवली जो 5 स्टेट्स थी इन्हें अपने कहते थे डेक्कन सल्तनत्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रोट देयर ऑटोबायोग्राफीज? निम्न में से किन मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो देखिए अकबर तो हो ही नहीं सकता, ही वॉज इलिटरेट, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो जाता है। बाबर का हम सबको पता है, बाबर ने बुक लिखी थी अपनी बाबरनामा, तो ये तो ऑप्शन होएगा ही होएगा। तो फिर जहांगीर ने भी साथ में लिखी होगी क्योंकि ऑप्शंस में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बाबर एंड जहांगीर। तो बाबर का तो बाबरनामा थी और जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुजुक-ए जहांगीरी। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखी? तो वो था जहांगीर, या फिर जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तुजुक-ए जहांगीरी। तो ये भी आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ये सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी सही है। कुतुब मीनार ऐबक एंड इल्तुतमिश, सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी और इल्तुतमिश ने फिनिश की थी, ये भी सही है। रेड पैलेस शाहजहां, ये गलत है, ये रेड फोर्ट नहीं है, रेड पैलेस से आप याद रखिएगा। तो ये आपका रॉन्गली मैच्ड है, इनकरेक्टली मैच, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था आपके ग्यासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, लाल महल ये बनवाया था ग्यासुद्दीन बलबन ने, ये ध्यान रखना, इसको रेड फोर्ट के साथ कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंटली दौलताबाद where Muhammad bin Tughlaq had transferred the capital from Delhi is situated near। दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, वर्तमान में किसके समीप है? तो वो है आपके औरंगाबाद के पास में, ऑप्शन नंबर बी। तो दौलताबाद ये 14th सेंचुरी फोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, ये औरंगाबाद से 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, और इसके तुगलक डायनेस्टी की ये कैपिटल रही थी 1327 से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर। ठीक है, और इसने इसका नाम भी चेंज कर दिया था और अपनी एंटायर पॉपुलेशन को फोर्स किया था कि वो दिल्ली से वहां तक जाके रहे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था 2 साल के अंदर इसने कहा वापस जाओ क्योंकि वहां पे पानी की कमी थी। तो ये भी इसका एक बेवकूफाना डिसीजन रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। The king was freed from his people and they from their king, on whose death did बदाऊनी comment this। राजा को अपने लोगों से मुक्ति हुई मिली और लोग अपने राजा से मुक्त हुए। ये बदाऊनी ने किसकी मृत्यु पे ये टिप्पणी की थी? तो ये टिप्पणी की थी बदाऊनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, क्योंकि तुगलक ने जो किए काम उसके लिए तो खैर क्या कहें, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बदाऊनी ने कहा था। ओके, Name the Indian king who warmly received the Portuguese traveler Vasco da Gama when he landed at Calicut। तो एक तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाता है इसके अंदर कि वास्को डा गामा कहां पे लैंड हुए थे, तो आंसर है कैलिकट। तो क्वेश्चन के अंदर ही चलिए आंसर मिल गया, पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उस भारतीय शासक का नाम बताएं जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डा गामा का गर्मजोशी से स्वागत किया जब वह कालीकट आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ज़ैमोरिन। तो द पोर्चुगीज ट्रैवलर, ये वास्को डा गामा कब आए थे? ये आपका ईयर भी याद रखना होता है, 1498 के अंदर यहां पे आए थे और कैलिकट में आए थे। वहां पे इसे वहां के राजा ज़ैमोरिन ने वार्मली रिसीव किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी, ये महमूद है, मोहम्मद नहीं है वैसे, महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन। महमूद गजनी ने भारत के लिए 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। वो कौन से वर्ष से कौन से वर्ष के बीच में किया था? तो वो था आपका 1000 से लेके 1026 के बीच में। और सोमनाथ पे आक्रमण किया था 1025 में, वो आपका 16वां था। 17वां इसने किया था कब, किसके ऊपर? जाट्स के ऊपर किया था इन 1026 के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। What was the original name of नूरजहां?
नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहर उन निसा। ये आप सभी को पता भी होगा, इजी था। विच सुल्तान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर ए सानी द सेकंड अलेक्जेंडर? किस सुल्तान ने खुद को सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर घोषित किया था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ ग्रेट कॉन्करर। ये साउथ तक पहुंच गया था, कहा जाता है कि रामेश्वरम तक पहुंच के वहां पे भी इसने शायद मस्जिद वहां पे एक बनवाया हुआ है। तो इसने कॉन्क्वेस्ट काफी की है, तो फिर इसने अपने आप को अलेक्जेंडर से तुलना करनी स्टार्ट कर दी। तो अलेक्जेंडर तो हर कोई बनना चाहता था, तो इसने खुद को ही उपाधि दी है सिकंदर ए सानी की। हु वॉज द फोर्थ गुरु ऑफ सिक्स? सिखों के चौथे गुरु कौन से थे? तो सिखों के चौथे गुरु आपके थे, चिंता मत करिए चेक किया हुआ है, वो थे आपके गुरु रामदास। ठीक है, तो गुरु रामदास जो थे चौथे गुरु थे, और इन्होंने अमृतसर फाउंड किया था 1577 में ऑन द साइट ग्रांटेड बाय द मुगल एम्परर अकबर। तो अकबर ने जो एक जगह दी उसमें इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो वो थी आपके गुरु रामदास ने। ठीक है। Who has described Alauddin Khilji's slaughter of a large number of new Muslims in one single day? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बड़ी संख्या में नए मुसलमानों की एक दिन में की गई हत्या का वर्णन किसने किया है? तो वो आपका किया है भाई, नो अनडाउटेडली ये अमीर खुसरो ही होंगे, ये ही उनके कंटेम्परेरी थे। ठीक है, अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान होगा। द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज? सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा कौन थे? तो वो आपके थे बाजीराव। हाँ, ये बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव ही हैं आपके। तो ये थे, इन्होंने क्या किया, ये कॉन्कर कौन कौन से रीजन्स किए? एक तो सेंट्रल इंडिया का रीजन जिसे कि हम मालवा रीजन कह दें, राजपूताना किया, गुजरात किया, और यहाँ तक कि साउथ में डेक्कन तक में भी ये चले गए थे। तो ये 9 पेशवास जो हुए उनमें से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेशवा में गिने जाते हैं, और यहाँ तक कि इन्होंने मुगल्स को भी दिल्ली में रेड किया इन 1738। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट बात है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको आज की क्लास में भी मजा आया होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट रह गया हो तो आप कमेंट्स के अंदर आप जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लाइव चैट के अंदर ऐसा होता है कि मेरी नज़र में नहीं आ पाते हैं सारे कमेंट्स। तो कमेंट्स में आप छोड़ दीजिएगा, इसके बाद में मैं चेक कर लूंगा फिर से। ओके, थैंक यू वंस अगेन, गुड लक।